हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुनीश बेनीवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रिड में। आशा करती हूँ आप अपने कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए मेरे वीडियोस को बड़े ध्यान से सुन और समझ रहे होंगे और साथ ही मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं या आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे 31 मई 2020 के टॉपिक्स को। करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, रोजगार सेतु स्कीम किस राज्य ने शुरू करी? रोजगार सेतु स्कीम किस राज्य ने शुरू की? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने इस स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है रोजगार सेतु स्कीम। और बेसिकली इस स्कीम को लॉन्च किया है जो भी कोविड-19 सिचुएशन में जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी स्किल्ड वर्कर्स हैं जो दूसरे राज्यों से मध्य प्रदेश अपने राज्य वापस लौटे हैं, उन सबको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। बट मध्य प्रदेश जो गवर्नमेंट है उसने इस पोर्टल को लॉन्च, इसके साथ साथ एमपी रोजगार सेतु पोर्टल भी लॉन्च किया है जो भी इसमें भी जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं उन सबको, जो माइग्रेंट्स रजिस्टर्ड हैं अपने जॉब को सर्च कर रहे हैं, उनको स्किल्स के बेसिस पे जॉब्स दिए जाएंगे। और इस स्कीम के लिए कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं जिनमें पहली है, जो भी वर्कर्स हैं वो परमानेंट रेजिडेंस ऑफ मध्य प्रदेश होने चाहिए, यानी वो वहाँ के, उनके पास वहाँ की परमानेंट रेजिडेंट कोई ना कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए। दूसरा है होल्डर ऑफ स्मग्रा आईडी, और दूसरा ये कि उनके पास स्मग्रा आईडी कार्ड होना चाहिए। ये स्मग्रा आईडी कार्ड जो है ये भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई एक स्कीम थी जिसके अंदर वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स को ये कार्ड इशू हुए थे, सो दैट कि वहाँ के जो लोग हैं वो कोई भी अगर गवर्नमेंट की, एमपी गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम आती है उसका लाभ उठा सकें। और ये जो फॉर्म्स हैं रोजगार सेतु स्कीम के, इनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो है वो 3 जून 2020 है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एमपी वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? इसका आंसर है राजनीति। एमपी वीरेंद्र कुमार राजनीतिक क्षेत्र से थे। इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। केरल के राज्यसभा सांसद एमपी वीरेंद्र कुमार का हाल ही में निधन हुआ है और वो एक अच्छे लीडर, राइटर और पत्रकार भी रह चुके हैं। और ये राज्यसभा के एमपी थे फ्रॉम केरला। एमपी वीरेंद्र कुमार का जन्म 22 जुलाई 1936 में हुआ था, कालपेटा, वायनाड डिस्ट्रिक्ट, केरला में। कुमार 1996 से कोझिकोड की लोकसभा सीट के लिए चुने गए थे और बाद में एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल, जिनकी एक संयुक्त सरकार थी, उसके तहत यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस और बाद में यूनियन मिनिस्टर स्टेट फॉर लेबर भी रह चुके हैं। 2004 में उनका दोबारा से लोकसभा में नियुक्ति हुई और बाद में 2 अप्रैल 2016 में वो मेंबर ऑफ राज्यसभा चुने गए। और एमपी वीरेंद्र कुमार साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्या एमपी वीरेंद्र कुमार जी को साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल एवरेस्ट डे यानी अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 29 मई। इंटरनेशनल एवरेस्ट डे हर साल 29 मई को मनाया जाता है और बेसिकली 29 मई को तेंजिंग नोर्गे
और एडमंड हिलेरी, जो तेंजिंग नॉर्वे थे ये नेपाल के रहने वाले थे, और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के। इन दोनों ने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कंप्लीट की थी, और ये 1953 यानी 1953 में की थी। और उसी के बाद से ये पहले ऐसे इंसान बने थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर अपनी चढ़ाई पूरी करी थी। और उसी के बाद से नेपाल ने डिसाइड किया कि 2008 से नेपाल ने डिसाइड किया कि इंटरनेशनल एवरेस्ट डे है वो 29 मई को सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि इस दिन महान हिलेरी का निधन हुआ था। और उसी के बाद से हर साल 29 मई को एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे की यादगार में यह दिन सेलिब्रेट किया जाने लग गया। यह दिन यानी इंटरनेशनल एवरेस्ट डे सेलिब्रेट किया जाने लगा। और बेसिकली इस दिन की सेलिब्रेशन जो है वो मेमोरेबल इवेंट्स और स्पेशल इवेंट्स के साथ होती है काठमांडू और एवरेस्ट रीजन में। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने डायरेक्टर जनरल सुरेंद्र प्रधान का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया है? और इसका सही आंसर है 2 साल के लिए। कितने टाइम के लिए? फॉर 2 years। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने संदीप प्रधान का टेन्योर एज ए डायरेक्टर एक्सटेंड कर दिया है, एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्सटेंड किया है फॉर 2 years के लिए, अगले 2 साल के लिए। और जो ये टेन्योर है ये एक्सटेंड हुआ है, इसका जो ये लागू होगा ये 6 जून 2020 से होगा। और इसी टॉपिक से कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है दिल्ली में। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1984 में हुई थी। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का शॉर्ट फॉर्म है SAI। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ कहाँ पर स्थित किया गया है? मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ कहाँ पर स्थापित किया गया है? इसका आंसर है INS कर्लिंग नेवल बेस इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। नेवल बेस इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। और जो अग्निप्रस्थ है इसकी ये एक मिसाइल पार्क है, और इसकी स्थापना INS कलिंग नेवल बेस इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में हुई है। और ये जो पार्क बनाया गया है ये बेसिकली डेडिकेट है उन सभी ऑफिसर्स, सेलर्स और सपोर्टिंग स्टाफ को, सपोर्टिंग स्टाफ ऑफ INS कलिंग जिन्होंने 1981 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट में सपोर्ट प्रोवाइड किया था। और मिसाइल पार्क की स्थापना मिसाइलों और ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट की प्रकृति के साथ की गई है। 2018 से लेके 19 में इसे प्रेस्टिजियस यूनिट साइटेशंस अवार्ड से भी नवाजा गया था। कर्लिंग के अंदर बेसिकली कर्लिंग में इसकी जो 1981 की जितना भी आया है उसको उसकी उसमें मिसाइल के इतिहास की एक झलक दिखाना इसका मेन उद्देश्य है। और वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन ने 2 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट भी बनाया है INS कर्लिंग में। और यह ईस्टर्न नेवल कमांड का सबसे बड़ा प्लांट है, और इसकी अवधि यानी इसकी एस्टिमेटेड जो लाइफ है वो लगभग 25 साल की मानी जा रही है। आज का हमारा करंट अफेयर टुडे का अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किस राज्य ने शुरू करी है? इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
शुरू की है, जिसका मेन मोटिव है जो जितने भी रिवर्स माइग्रेंट्स हैं ड्यूरिंग दिस कोविड-19, या जो स्पेशली जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो उत्तराखंड में वापस आए हैं, उनको इनकरेज करना, उन जो और उसके अलावा जो स्किल्ड और अनस्किल्ड आर्टिस्ट हैं या हैंडीक्राफ्ट्स हैं या अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उनको उनका खुद का बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करना। और ये जो इस स्कीम की जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो होगी थ्रू नेशनलाइज्ड बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स। इस टॉपिक से हमारे कुछ और रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे उत्तराखंड स्टेट वाज फॉर्म्ड ऑन 9th नवंबर 2000। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी जो उत्तराखंड का रीजन है वो पहले उत्तर प्रदेश का रीजन ही होता था, लेकिन 2000 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास किया था, और उसके बाद उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। तो उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 में। उसके बाद में हमारा आता है नेक्स्ट, कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। इसका आंसर है देहरादून। और लास्ट हमारे पास में आता है हु इज द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। इसका आंसर है बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य। इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया अबाउट प्रधान मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। अब इस योजना को थोड़ा सा एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एक ऐसी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर जो भी यूथ हैं, जो या फिर जो स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर हैं या आर्टिशियंस या हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनको अपने खुद के बिजनेस को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह स्कीम का शुरुआत की गई थी। और इस स्कीम को कन्वे किया गया है एवरी विलेज तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कीम का लाभ उठा सकें। दूसरा, ये स्कीम जो है, इस स्कीम में क्या होगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होंगे वो कोऑर्डिनेट करेंगे बैंकर्स के साथ में, ताकि किसी भी बेनिफिशियरी को कोई प्रॉब्लम ना हो लोन के अप्रूवल के लिए। दूसरा, इसमें क्या है कि जो माइग्रेंट्स हैं उनको क्विक अप्रूवल मिलनी चाहिए फ्रॉम द अथॉरिटीज़, और इसमें जो है इमीडिएट सब्सिडी मिलेगी, जो है 25% है हिली डिस्ट्रिक्ट्स में और 15% है प्लेन डिस्ट्रिक्ट्स में। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस योजना में, वो है जो भी बेनिफिशरी इस योजना के लिए अप्लाई करेगी उसकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। और दूसरा, एक फैमिली में एक ही मेंबर इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है, और वो भी सिर्फ एक बार। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स हेड ऑफ टैक्स अथॉरिटीज मीटिंग कहाँ पर होगी? ब्रिक्स टेक हेड ऑफ टैक्स अथॉरिटीज मीटिंग कहाँ पर होगी? इसका आंसर है रशिया। इसका आंसर है रशिया। हेड ऑफ टैक्स अथॉरिटीज ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज। अब बात आती है ब्रिक्स कंट्रीज। ब्रिक्स में हमारे पास में कंट्रीज आती हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये जो मीटिंग है ये 29 मई को होनी हुई थी, और इस मीटिंग को होस्ट किया था फेडरल टैक्स सर्विस ऑफ रशिया ने, जो बेसिकली होल्ड करता है प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स। और इसका जो मेन रिस्पॉन्स था वो था ब्रिक्स टेक्स अथॉरिटीज टू द कोविड-19 पेंडेमिक। दूसरा, जो ये मीटिंग हुई थी ये मॉस्को में हुई थी, और ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई थी बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। और इस मीटिंग को इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे। और एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगी, मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिगो के डायरेक्टर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है वेंकटरमनी सुमंत्रन। वेंकटरमनी सुमंत्रन को हाल ही में एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ एयरलाइन कंपनी इंडिगो में नियुक्त किया गया है। और इससे पहले वो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे चेन्नई बेस्ड सिलेरिस टेक्नोलॉजीज के, और उन्हें इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे अगले 5 सालों के लिए रखा गया है।
डॉक्टर सुमंत्रन के पास काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, 35 साल का, जिसके तहत उन्होंने यूएसए, यूरोप और एशिया में काम कर चुके हैं। और साथ ही वे एक इंडस्ट्रियल लीडर, टेक्नोक्रेट, अकेडमिक और लेखक भी रह चुके हैं, यानी ऑथर भी रह चुके हैं। इसी से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। इंडिगो एयरलाइंस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है गुरुग्राम, हरियाणा में। दूसरा, इंडिगो एयरलाइंस की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 2006 में। तो इंडिगो एयरलाइंस की इस्टेब्लिशमेंट स्थापना हुई थी सन 2006 में। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाडा ने करणजीत कौर पर कितने साल का बैन लगा दिया है? कितने साल का बैन लगाया है? इसका आंसर है 4 साल के लिए। इंडिया की लॉन्ग डिस्टेंस रनर एथलीट जो है करणजीत कौर, उनको हाल ही में 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है बाय वर्ल्ड एथलीट एंटी डोपिंग बॉडी, क्योंकि उनका टेस्ट पॉजिटिव आया था फॉर अ बैंड सब्सटेंस इनोस इनोब्सरम इनोब्सम। शी विल बी स्ट्रिप्ड। इवन उनका जो उन्होंने टाटा स्टील कोलकाता में गोल्ड मेडल जीता था वो भी उनसे वापस ले लिया गया है। और उनका जो ये पीरियड 4 साल का पीरियड है, ये शुरू होगा 15 दिसंबर 2019 से। इसी दिन उनका सैंपल कलेक्ट किया गया था और उसमें उनके ब्लड में पॉजिटिव सैंपल मिले थे अगेंस्ट इनोवासरम। और इससे पहले उन्हें वर्ल्ड एथलीट में पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था 26 फरवरी को। नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी को भी सस्पेंड कर दिया है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने, क्योंकि कौर के और इसी वजह से कौर जो करणजीत कौर है उनके सैंपल्स को वाडा एक्रीडेटेड लेबोरेटरी जो कि दोहा में है, वहाँ पे सैंपल्स की एनालिसिस हुई है। इसके रिगार्डिंग इसी टॉपिक के रिगार्डिंग मेरे पास कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ वाडा कौन है? इसका आंसर है सर क्रेग रीड। सर क्रेग रीड। दूसरा है हेडक्वार्टर ऑफ वाडा कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। मॉन्ट्रियल, कनाडा। और इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? 10 नवंबर 1999। वाडा की स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1900। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में योगेश गौर का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? इसका आंसर है लिरिक्स। ये गीतकार थे। वेटरन लिरिक्स्ट योगेश कौर का हाल ही में निधन हो गया है और इन्होंने काफ़ी हिट सॉन्ग्स लिखे हैं, जैसे कहीं दूर, जब दिन ढल जाए और जिंदगी कैसी है पहेली। इसके अलावा उन्हें फर्स्ट ब्रेक मिला था एज ए लिरिक्स्ट इन फिल्म शकी रॉबिन 1962 में। इसके अलावा उन्होंने और भी काफ़ी फेमस फिल्मों के गाने लिखे हैं, जैसे छोटी सी बात 1976 में, बातों बातों में, मंजिल और रजनीगंधा। और जो फिल्म शकी रॉबिन है, इसमें उन्होंने 6 गाने लिखे थे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिजन दारूवाला का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही आंसर है एस्ट्रोलॉजर। बिजान दारूवाला एक फेमस एस्ट्रोलॉजर थे, उनका हाल ही में निधन हुआ है और उनका नाम हापर केलिंस द्वारा प्रकाशित द मिलीनियम बुक ऑफ प्रोफेसी में पिछले 1000 वर्षों से सो करीब करीब 100 ग्रेट एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा मेंशन किया गया है। और वो अपनी एस्ट्रोलॉजी की प्रिडिक्शंस के लिए बहुत फेमस थे और उन्हें मिलीनियम ऑफ पीपल्स उनको फॉलो करते थे। और उन्होंने काफ़ी प्रिडिक्शंस की हैं अबाउट क्रिकेटर्स, फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म स्टार्स। और अगर हम बात करें पॉलिटिकल प्रिडिक्शंस में, तो उसमें मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी की जीत शामिल है। करंट अफेयर टुडे में हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अजीत
जोगी जी का निधन हो गया है, वह छत्तीसगढ़ के कौन से मुख्यमंत्री थे, यानी वो कौन से नंबर पर मुख्यमंत्री बने थे छत्तीसगढ़ में? तो इसका आंसर है पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी, जो कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे छत्तीसगढ़ के। उनका हाल ही में निधन हो गया है और वो एक बेस्ट एग्जाम्पल थे ब्यूरोक्रेट टर्न इनटू पॉलिटिशियन के। अजीत जोगी काफ़ी फेमस लीडर रहे हैं और अभी फ़िलहाल देहांत से पहले वो मारवाड़ी सीट पर एमएलए थे और छत्तीसगढ़ की स्थापना नवंबर 2000 में हुई थी और अजीत जोगी जी ने वहाँ पे सर्व किया है एज अ फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ फ्रॉम नवंबर 2000 से लेके नवंबर 2003 तक। और इसमें कुछ और इस टॉपिक से हमारे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे सबसे पहले छत्तीस चीफ में अभी एट प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ कौन है? इसका आंसर है भूपेश भागल। दूसरा, गवर्नर कौन है? सुश्री अनुश्रिया युक्ले। तीसरा बनता है कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, इसका आंसर है रायपुर। कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ है। मेरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और जैसे मैंने इस वीडियो में काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस किए, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एसएससी, यूपीएससी, रेलवे और दूसरे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप मेरी वीडियो को हमेशा देखते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।